हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपकी क्लास चल रही है इस समय पर्यावरण की, और हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2024 दिसंबर के लिए। हमारी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि 15 दिसंबर 2024 है। और हमारे चैनल पर आपको हिंदी की CDP यानी बाल विकास की, संस्कृत की और EVS यानी पर्यावरण की आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है पिछले कई दिन से। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो है जाना था पर्यावरण में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या हमने अध्ययन पर्यावरण में कर लिया है, इसका एक शॉर्ट परिचय। उसके बाद हम अपनी कक्षा को चालू करेंगे जो का हमारा टॉपिक होगा जंतुओं की इंद्रियां व उद्दीपन। तो बच्चों, हमने पर्यावरण के अपने टॉपिक में सबसे पहले हमने आपको पाठ्यक्रम बताया था, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको क्या पढ़ना है। सभी पाठ्यक्रम में आपके सारे पाठों का हमने विस्तार से आपको जो है जानकारी दी थी। और उसके बाद हमने अपना अध्याय शुरू करा था पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें पहला अध्याय था हमारा परिवार एवं मित्र। इसमें हमने परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार के कार्य, विशेषताएं, वर्गीकरण, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, गुण दोष इनके और अन्य प्रकार के परिवारों का आपको बताया था। उसके बाद में हमने इसी में चैप्टर में अनुवांशिकता और रक्त संबंध बताया था। इसमें A, B, AB और O ग्रुप का हमने इसमें चर्चा की थी। उसके बाद परिवार का महत्व, मित्रता का वर्गीकरण, मित्रता का महत्व, संबंध और संबंधों का वर्गीकरण बताया था। कार्य व खेल के बारे में इसी पाठ पे हमने चर्चा की थी। फिर था हमारा खेलों का बालकों के विकास में योगदान, ये हमारा पहला पाठ था। दूसरा था हमारा पौधे यानी कि प्लांट्स। इसमें हमने पढ़ा था पौधों का वर्गीकरण, पौधों के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, विशेष वृक्ष व पेड़ों के बारे में अध्ययन किया था। पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जड़तंत्र और प्रहोतंत्र के बारे में आपको बताया था। जड़तंत्र के कार्य बताए थे, जड़ की विशेषताएं। प्रहोतंत्र में तना, पत्ती, कलिकाएं, फूल, फल तथा इनके प्रकार, कार्य, पौधे से संबंधित पोषक तत्वों का अध्ययन किया था। उसके बाद पौधों के महत्व बताए थे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी इसी चैप्टर में हमने बताई थी। तीसरा हमारा अध्याय चल रहा है ये वाला, जो कि जंतुओं का है। इसकी हम एक कक्षा आपकी ले चुके हैं और आज हमारी इसकी सेकंड कक्षा है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने पहले जो आपने चैप्टर में पढ़ा था, इसका जो हम आधा पढ़ चुके हैं, उसमें हमने जंतुओं का वर्गीकरण आपको बताया। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखा था, पोषण के आधार पर देखा था, कोशिका के आधार पर, प्रजनन के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण आपको बताया था। उसके बाद हमने इसमें अब देख रखा है जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतों को, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं का अध्ययन किया हुआ है। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में गति, जंतुओं में प्रजनन और प्रजनन में आपका जरायुज, अंडप्रजक और स्तनधारी जंतुओं के बारे में चर्चा आपसे हमारी हो चुकी है। और विभिन्न प्रकार के जीव व उनके बच्चों का अध्ययन भी हम अपनी इस कक्षा में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इसके आगे का, जिसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं की इंद्रियां व उद्दीपन, कुछ जंतु उनके विशेष लक्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पक्षी व उनके विशेष लक्षण, पालतू पशु, जंतुओं से लाभ, पशुपालन और मधुमक्खी पालन और जंतुओं का बाल विकास में महत्व। ठीक है, यानी कि बालकों के लिए जंतुओं का महत्व। तो बच्चों, हमारी आपसे है रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी क्लास जो है आपके सीटेट दिसंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम टॉपिक लेके चल रहे हैं अपना शुरू से। और चूँकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं प्रत्येक वीडियो में कि हमने अब तक किस किस चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। तो आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ बनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो होंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो पढ़ते ही मिल जाएगी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। तो बच्चों, चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी दूसरा टॉपिक है, दूसरी वीडियो है ये, पहली के बाद पाठ है हमारा जंतुओं का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं की इंद्रियां एवं उद्दीपन। सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। सभी जीव जंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। कुछ विशेष पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, जिसके कारण वे अपने शिकार को दूर से पहचान लेते हैं।
चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचानती हैं। देखिए टॉपिक आपका यहाँ पर जो चल रहा है उसमें आपको क्वेश्चन बनता है, चींटियां जो होती हैं अपनी द्वारा छोड़ी गई गंध से अपने समूह को पहचानती हैं। घरेलू मवेशी तथा भेड़ जुगाली करते समय मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। टॉपिक देखिए यहाँ पर लाइन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके कि जो है जुगाली करते समय मीथेन गैस का उत्सर्जन कौन कौन से जंतु करते हैं। तो घरेलू मवेशी तथा भेड़ जो होते हैं आपके जुगाली करते समय मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। जुगाली क्या चीज़ होती है? जुगाली वो चीज़ होती है जैसे कि मुंह में चारा भर लेते हैं, सामान भर लेते हैं या फिर भोज्य पदार्थ ले लेते हैं और उसके बाद मुंह चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, उसे कहते हैं जुगाली। ठीक है, वो तो जुगाली करते समय मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। उदाहरण स्वरूप रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है उसके मादा कीड़े की गंध अलग होती है, तो इसलिए कुछ अपने जो कीड़े होते हैं वो अपने मादा को पहचान लेते हैं। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध व तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी उन्हें खोज लेते हैं। मच्छर हमें अंधेरे में कैसे खोज लेते हैं? कि तलवे की शरीर की गंध से और तलवे की गर्मी से। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकता है, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर दो आंखें होती हैं। देखिए जैसे कि पक्षी जो होता है उसकी चोंच होती है, एक आंख इधर होती है, एक आंख इधर होती है, तो इधर भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है। कुत्ता, बाघ और शेर आदि अपने मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं, सूंघ सूंघ के। गिद्ध, दीमक और केचुए को अपघटक या मृत अपघटक जीव भी कहा जाता है। ये मृत शरीर का उपभोग करते हैं, यानी कि मरे हुए जंतुओं का सेवन करते हैं। मेढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। उदाहरण स्वरूप उल्लू, रैकून, चमगादड़ आदि। चमगादड़ यहाँ पर दिया नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। कुछ जंतु व उनके विशेष लक्षण। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ जंतुओं को और उनके विशेष लक्षणों को। हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो अन्य जीवों में नहीं होते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतु व उनके लक्षणों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला है हमारा स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु में आते हैं आपके हाथी, बाघ, गैंडा, जिराफ, चिंपैंजी, स्लॉथ, रेनडियर आदि। सबसे पहले यहाँ पर हाथी का विषय में दिया हुआ है। हाथी देखिए सबसे बूढ़ी हथिनी हाथियों के बीच की नेता होती है। हाथी 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकते हैं। ये अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूल क्षमता रखते हैं। ये कान से ताप नियंत्रण भी करते हैं। ये कम सोते हैं तथा कम आराम करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ व 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। समझ में आया? ठीक है। आता है दूसरा बाघ। बाघ जो होता है इसकी दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में भी देख सकता है। यह ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। अगला है हमारा गैंडा। गैंडा जो होता है आपका यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है। देखिए यहाँ पर गैंडा शाकाहारी होता है, ये चीज़ नोटिस करिएगा, नोट्स बनाइएगा ज़रूर। आपको हमेशा हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि नोट्स अपने संग में बनाते चलिए, जिससे आपका रिवीजन होता है और वीडियो से आपको जानकारियाँ पूरी कंप्लीटली चैप्टर वाइज मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर गैंडा जो होता है आपका वह शाकाहारी होता है। इसका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है। इसकी चमड़ी 1/2 यानी 1.5 सेमी तक मोटी होती है। इसकी सींग नाक के ऊपर होता है तथा ये 1 तथा 2 सींग वाले होते हैं। फिर आ जाता है आपका जिराफ। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष होती है। यह बहुत कम यानी 2 घंटे सोता है। चिंपैंजी, यह सबसे होशियार जानवर है। ये समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य होते हैं। फिर आ जाता है आपका स्लॉथ। ये भालू जैसा जीव होता है। ये रात्रिचर जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। फिर आ जाता है रेनडियर। ये 12 सिंगा के समान दिखाई देने वाला हिरणों की प्रजाति है। रेनडियर हिरणों की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। रेनडियर हिरणों की प्रजाति है। यह अति ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अमेरिका में इसे कारीवू कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हमने स्थलीय जंतु देखे, फिर आते हैं हमारे जलीय जंतु। जलीय जंतु में सबसे पहले आपका डॉल्फिन। ये पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन सूंस भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऊंची डॉल्फिन जिसे सूंस कहते हैं भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान रखिएगा। फिर आती है व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है।
देखिए, ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जलीय जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसकी आयु 90 वर्ष होती है। फिर आती है सांप। सांप इसके कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, परंतु कंपन को पहचानने की क्षमता रखते हैं। यह रेंग कर चलते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। देखिए, किसान के मित्र केचुआ भी होता है, ठीक है, और सांप भी होते हैं, ठीक है। अजगर सबसे बड़ा लंबा सांप है। करेत, कोबरा, दुबाई, अफाइका जहरीले सांप होते हैं। फिर आ जाता है आपका केंचुआ। यह रेंग कर चलता है, मट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु 8 वर्ष होती है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। खरपतवार खाकर मनुष्य जो है खरपतवार खाकर मुख्य फसलों की ये रक्षा करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये किसान के मित्र होते हैं सांप में, ये आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ये मत लिखिएगा। ये सांप का जो है केचुओं का होता है, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है सांप जो है किसानों के मित्र होते हैं, है ना। तो केचुआ होता है, ठीक है। बाकी जो है आप नोट्स बनाते रहिएगा। आगे देखते हैं। आगे है हमारा पक्षी व उनके कुछ विशेष लक्षण। पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षण। पक्षी ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और शरीर का आकार नाव के जैसा होता है तथा पंख इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और उनसे संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए, लक्षण और संबंधित पक्षी। मजबूत दृष्टि वाले पक्षी जैसे चील, बाघ और गिद्ध, यानी कि दूर से देख लेते हैं। गर्दन घुमाने वाले पक्षी उल्लू, मैना अपनी गर्दन को आसानी से झटके के साथ आगे पीछे कर लेते हैं। घोंसला बनाने वाले पक्षी बुलबुल जो होती हैं घोंसला अच्छा बनाती हैं, घास व झाड़ियों से बनाती हैं। सामान्य तौर पे प्रवासी पक्षी भारत के कक्कोट, नीलापट्टू, कुंथर्न, कोलम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिस पेलिकन कहते हैं। घोंसला बनाने वाले मुलायम पक्षी जिसे रोबिन कहते हैं। घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास से बनाते हैं ये घोंसला बनाते हैं। मुलायम और कठोर घोंसला कौन से बनाते हैं? कौवा तार व लकड़ी से बनाते हैं। ये अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। सहजीवी संबंध, सहजीवी वाले जो होते हैं भैंस एवं बगुला। प्रायः बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, इसलिए भी क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीट को खा सके, ठीक है। सहजीवी संबंध यानी कि जो कि भैंस के पीठ पर अपना घर जगह मिला बनाते हैं। सर्वाहारी पक्षी मोर है और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है, और ये सर्वाहारी होता है। ना उड़ने वाला पक्षी पेंगुइन, यह पानी में तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले क्षेत्रों में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। गैर प्रवासी उथले आर्द्र भूमि में पर्याप्त चारा वाले पक्षी सारस क्रेन जो होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पक्षी हैं, सारस क्रेन, ठीक है। ये जो होते हैं गैर प्रवासी उथले आर्द्र भूमि में पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। 3 प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं, हिमालय, चीनी और नेपाली की, जो मोनाल कहलाती हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ठीक है। मोनाल एक पक्षी है जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी के नाम राष्ट्रीय पक्षी है। फिर आ जाता है हमारा जंतुओं से लाभ। जंतु पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं जिनकी पर्यावरणीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जंतु हमारे लिए उपयोगी व लाभदायक भी होते हैं। कुछ उपयोगी जंतुओं का विवरण निम्नलिखित है। अब देखते हैं जंतुओं को। जीव जंतु, कीट जंतु, ठीक है। यहाँ पर देखिए जंतु का नाम और लाभ और उपयोगिता। देखिए मधुमक्खी हमें शहद और मोम देती है। फिर आता है रेशम का कीट, ये हमें रेशम देता है। लाख का कीट लाख देता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, मछली, खरगोश, हिरण, ये हमें दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा आदि देते हैं। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, ये यातायात के साधन हैं और भार ढोने वाले भी हैं। चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, गुबरैले, ये सफाई करने वाले हैं और रखवाली करने वालों में कुत्ता आ जाता है आपका। मछली, सुअर, शार्क, ये खाद्य जीव हैं जो खाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है बकरी, मुर्गा भी जो रख सकते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, ये पालतू जानवर हैं। किसान मित्र हैं केचुआ। मुर्गे की लड़ाई, भालू व बंदर का नाच, ये मनोरंजन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। पालतू पशु हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। जिन पशुओं का पालन खाद्य पदार्थ, मांस, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है, ऐसे पशुओं को पालतू पशु कहते हैं।
अब देखिए पशुपालन। पशुपालन में हम देखते हैं पशुपालन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पालतू व घरेलू जीव जंतुओं को जो है पालता है। इसमें मनुष्य उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता करता है जिससे कि वे विभिन्न उपयोगी वस्तु अथवा उत्पाद मनुष्य को प्रदान कर सकें। इन उत्पादों में दूध, मक्खन, मांस, ऊन इत्यादि होते हैं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन भी किया जाता है। पशुओं को पालने के उद्देश्य। पशुओं को क्यों पालते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ लाभ होता है तभी तो पशुओं को पाला जाता है। पशुओं को पालने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है दूध के लिए। गाय, भैंस, बकरी दूध देने वाले पशु हैं। इन्हें हम दूध देने के लिए पालते हैं। दूध हमारे भोजन की अनिवार्य घटक है। दूध का प्रयोग पनीर, दही, मक्खन, घी, खोया व मिठाई बनाने के लिए होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक वसा होती है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। ठीक है, अब देखिए अगला है प्रोटीन के लिए। अंडों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हम मुर्गी पालन करते हैं। भार ढोने के लिए हम घोड़ा, गधा, ऊंट आदि भारवाही पशुओं को पालते हैं। फिर है कृषि कार्य के लिए। बैलों का प्रयोग कृषि कार्यों में सहायता के लिए किया जाता है। कुएं से पानी खींचने के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है सुंदरता व मनोरंजन के लिए। सुंदरता व मनोरंजन के लिए पालते हैं हम लोग तोता, खरगोश, मछली आदि को हम सुंदरता व मनोरंजन के लिए पालते हैं क्योंकि वे हमें सुंदर लगते हैं तथा हमारा मनोरंजन करते हैं। फिर आ जाता है आपका टॉपिक मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी से शहद व मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य प्रमुख रूप से हिमालय, पर्वतीय व पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है। इसके पालन का सबसे उपयुक्त समय नवंबर से फरवरी तक का होता है। देखिए, मधुमक्खी पालन का समय देखिए नवंबर से फरवरी तक का होता है। इस समय मधुमक्खी के लिए उपयुक्त तापमान मौजूद रहता है और इसी मौसम में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। मधुमक्खी रानी मक्खी किस मौसम में सर्वाधिक अंडे देती है? जो है सर्दी के मौसम में। और ये मौसम कौन सा होता है? नवंबर से फरवरी तक का। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश व बिहार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व निम्नलिखित है। बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बच्चे का जंतुओं से परिचय अपने प्रारंभिक खेलकूद के दौरान ही होता है। इस समय बच्चे जिन जंतुओं से परिचित होते हैं उनमें कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, गाय, भैंस, बत्तख, हंस आदि प्रमुख हैं। जंतुओं से बच्चे अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे बच्चे पर्यावरणीय जंतुओं के विषय में से भी अवगत होते हैं। बच्चे जंतुओं की देखरेख में कर कई प्रकार की क्रियाओं एवं गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही पालतू जीवों की देखभाल के प्रति संवेदनशील होते हैं तो इससे बच्चों की मानसिक अवस्थिति सकारात्मकता को दर्शाती है। इसमें प्रेम और सहयोग की भावना जागृत होती है। ठीक है, बच्चों द्वारा पालतू जानवरों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली जाती है जिससे बचपन से ही अधिक सहयोगात्मक हो जाते हैं। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी पौधे और पशुओं का अपना विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जंतु समाप्त होता है। तो हमने जाना इस टॉपिक में जंतुओं के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जंतुओं से लाभ, जंतुओं की गति, जंतुओं में श्वसन, विभिन्न प्रकार के जंतु, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी जंतुओं का अध्ययन हमने इसमें किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा अपना भोजन एवं पोषण का। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी भोजन एवं पोषण की रहेगी। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है कि आपके समक्ष महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है निकल जाता है और जो है एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत होती है। तो हमारे साथ बने रहिए। कम्प्लीटली आपका कोर्स होने के बाद हम आपके लिए 30 क्वेश्चनों की जो है सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी। आपके यहाँ पर हिंदी की, EVS की, CDP की और संस्कृति क्लास कंटिन्यू चल रही है। कोर्स को कंप्लीट करते ही हम जो है आपके लिए 30 प्रश्नों का सीरीज़ आपके चैनल पर यहाँ पर उसमें CTET के एग्ज़ाम के लिए पोस्ट करेंगे। तो आपका जो है पाठ का अगर आप अध्ययन करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको सरलता रहेगी कि आप क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाएंगे और अपने को जांच पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप दे पाए। कोशिश करेंगे क्या, आप लोग हमसे बने रहिए क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छे रिजल्ट की तैयारी कीजिए।
बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।